गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम वाइस प्रेसिडेंट पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जगदीप धनखड़ साहब ने अचानक रेजिग्नेशन दे दिया। दोस्तों, किन 3 ग्राउंड्स पे वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराया जाता है? तो 3 ग्राउंड्स हैं जी। पहला ग्राउंड है कि अचानक या तो वाइस प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाए तो चुनाव कराना पड़ता है। सेकेंड, वो स्वयं से रेजिग्नेशन दे दें तो चुनाव कराना पड़ता है। तीसरा, या उन्हें इम्पीच कर दिया जाए, इम्पीचमेंट, उन्हें रिमूव कर दिया जाए तो सीट वैकेंट हो जाएगी तो चुनाव कराना पड़ता है। हम जानते हैं कि जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे और लिहाजा 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव ड्यू है। वर्तमान में जो सिचुएशन पैदा हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उन्होंने अपना हेल्थ ग्राउंड्स का हवाला देते हुए आर्टिकल 67A का यूज़ करते हुए उन्होंने अपने हेल्थ ग्राउंड्स के बेसिस पे रेजिग्नेशन दिया है कि जी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि वे एज सुन एज पॉसिबल इस सीट को फिल करें। तो आर्टिकल 324 का यूज़ करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और हम इसे डिटेल में समझते हैं। क्या लीगल फ्रेमवर्क होता है, कैसे चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, कौन पार्टिसिपेट करता है, प्रोसेस क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि संविधान का अनुच्छेद 66 से लेकर 66 से लेकर 69 तक ही उपराष्ट्रपति के चुनाव से लेकर है, उसकी ओथ लेने से है रिलेटेड है, अर्थात चुने जाने के बाद जो शपथ लेते हैं उनसे रिलेटेड है। उपराष्ट्रपति का चुनाव देखिए, एक एक्ट, उसका नाम लिखिए आप, द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट। ये 1952 में बना था। इसके तहत जो कानून है, इसके तहत चुनाव होते हैं और इन कानूनों को होता ना कि एक लॉ बनता है, फिर उसको मतलब ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हुए रूल्स बनाए जाते हैं। तो इस कानून को यूज़ करते हुए, इस कानून को पुष्ट करने के लिए कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं, जो कि प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स 1974 में है। ये डेटा आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड आर्टिकल 66 से 69 तक वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। ये भी डेटा आप लिख सकते हैं। देखिए, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑब्वियसली, पहली कंडीशन। सेकंड, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, 35 वर्ष की। तीसरा, राज्यसभा का मेंबर होने के लिए उसकी सारी एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं रहना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद। हालांकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर्स, राज्यों के गवर्नर्स, यूनियन और स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो इनसे मुक्त हैं, ठीक है। उनकी जो मतलब कहने का है कि वो अपने पद पे रहते हुए भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं करती, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उपराष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट प्रोसेस से होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट करते, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों सदनों के सभी सदस्य, नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड, दोनों सदस्य भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में ये वाला प्रोसेस नहीं फॉलो होता, ये प्रावधान नहीं है।
राष्ट्रपति में संसद के केवल निर्वाचित सदस्यों का ही अधिकार है कि वे मतदान करेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों ही लोग, दोनों यानी नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड, मतदान करते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। वर्तमान में 543 एमपीज हैं, राज्यसभा में 240 एमपीज हैं एंड 543 लोकसभा में। तो इस प्रकार से दोनों का टोटल लेंगे तो 783 हो जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि कितना हो गया, 783। और विनर होने के लिए 50% ऑफ वैलिड वोट्स, एटलीस्ट इतना कैंडिडेट को अर्जित करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा वोट शेयर। हम लोग जानते हैं कि 50% + 1 दैट इज इक्विवेलेंट टू 393 लमसम, इतने वोट्स उपराष्ट्रपति को चुने जाने के लिए पाने होंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक शेड्यूल बनाता है और उसको शेड्यूल बनाएगा और उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त होने के विदिन 60 डेज के अंदर चुनाव कराना पड़ता है उन्हें। जो भी लोग प्रत्याशित हैं वे अपना फॉर्म भर सकते हैं। एंड इसमें एक और टेक्निकल चीज़ है, 20 प्रपोजर्स एंड 20, देखिए 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुसमर्थक, यानी 20 प्रपोजर्स एंड 20 सेकेंडर्स। ये आप याद रखिएगा, यानी 40 एमपीज चाहिए होते हैं किसी भी व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए। देखिए 20 लोग हैं जो प्रपोज करेंगे, जी हम प्रपोज कर रहे हैं आपका नाम वाइस प्रेसिडेंट के, 20 उनको सपोर्ट करने चाहिए। ये सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए। और जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के लिए सिक्योरिटी होती है कुछ अमाउंट, आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंड अगर दोस्तों, अगर देखिए आपने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दिया, आपको 20 लोगों ने प्रपोज कर दिया आपका नाम, 20 लोगों ने फर्दर सपोर्ट भी कर दिया, ठीक है जी, पर आप 1/6 ऑफ जो वैलिड वोट्स हैं वो भी नहीं पा पाए, तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको जमानत वापस नहीं दिया जाएगा, यानी वो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट लैप्स हो जाएगा। अब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है उसका नाम किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में होना चाहिए। ये जो प्रक्रिया पालन की जाती है वो वही है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में पालन की जाती है, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मीन्स ऑफ बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट, गुप्त मतदान। ये हम जानते हैं ना कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफर वोट वाला सिस्टम यूज़ होता है, वही प्रक्रिया यहाँ पे यूज़ होगी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। सीक्रेट बैलेट होगा। देखिए, अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रही हूँ जो आप नोट करिएगा। देखिए, जब ये इलेक्शन होता है ना, जैसे वाइस प्रेसिडेंट का, तो रिटर्निंग ऑफिसर कौन होगा बताइए। तो देखो टर्न वाइज होता है, एक बार जो महासचिव होंगे यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाएगा, तो महासचिव ऑफ लोकसभा, अदरवाइज महासचिव ऑफ राज्यसभा। तो लास्ट टाइम जो थे 2022 में इलेक्शन हुआ था, तो लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया गया था। तो इस बार लाजमी है कि महासचिव ऑफ राज्यसभा रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे। और उनको हेल्प करने के लिए असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स भी अपॉइंट होते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को मैंने बोला ना कि महासचिव, दैट इज जॉइंट सेक्रेटरी, है ना, ऐसे समझ लीजिए। जॉइंट सेक्रेटरी लोकसभा, जॉइंट सेक्रेटरी राज्यसभा, इन दोनों को टर्न वाइज अपॉइंट किया जाता है एज रिटर्निंग ऑफिसर। लास्ट टाइम लोकसभा के थे 2022 में जो इलेक्शन हुआ था वीपी का, तो लोकसभा से
आए थे जनरल सेक्रेटरी एज रिटर्निंग ऑफिसर, तो इस दफ़ा राज्यसभा से जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किए जाएंगे एज रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, मिस गरिमा जैन है जॉइंट सेक्रेटरी एंड श्री विजय कुमार डायरेक्टर राज्यसभा सेक्रेटरीट है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगी। इनका चुनाव बैलेट पेपर से होता है। ठीक है, ईवीएम का उपयोग नहीं होता इन इलेक्शंस में। बैलेट पेपर दिया जाता है, उसमें कॉलम्स होते हैं, प्रत्याशियों के नाम होते हैं, कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, और आप उनको अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। जी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये कैंडिडेट है, सेकंड प्रेफरेंस ये कैंडिडेट है, तीसरा प्रेफरेंस ये कैंडिडेट है। अब की बार फ्रेंड्स 2 ही कैंडिडेट्स हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, तो लाजमी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस का ही रिकॉर्ड देना है। देखिए जैसे हम जानते हैं कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें वोट वैल्यू ऑफ एमपीज अलग होता है, वोट वैल्यूज ऑफ एमएलएज अलग होता है, एंड वोट वैल्यूज ऑफ एमपीज, छोटे राज्यों के जो एमपीज होते हैं उनका वैल्यू कम होता है। हाल ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड बड़े राज्यों के जो एमपीज होते हैं उनका वोट वैल्यू ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हर एमपी का मतदान होता है और हर एमपी का एक ही वोट वैल्यू होता है। ठीक है, हर एमपी का मत का एक ही वैल्यू होता है। ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ये। और कोई थप्पा नहीं लगाता वहाँ, अंगूठा नहीं लगाता, नंबर लिखे जाते हैं। जी प्रेफरेंस 1 ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, जैसे नंबर सिस्टम में। ठीक है, वैसे आप लिख सकते हैं, ये रोमन न्यूमरल्स में आप लिख सकते हैं, रोमन नंबर्स में आप लिख सकते हैं, या वैसे लिख सकते हैं 1 2 हिंदी में जैसे आप लिखते हैं। बट मेक श्योर आप ONE1 ऐसे स्पेलिंग में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये तरीका है, आप अपनी प्राथमिकता दर्ज करा सकते हैं। संख्या में लिख सकते हैं, रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं। ठीक है, स्पेलिंग में नहीं आप लिख सकते। ये तीनों ही जो फॉर्म्स है एक्सेप्टेबल है, इसके अलावा और कोई फॉर्म आपका एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा, आपका वोट रद्द हो जाएगा, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एक और बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप लिख सकते हैं। आप मुझे बताइए, एंटी डिफेक्शन लॉ आपने पढ़ा होगा है ना? क्या एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ लागू होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? तो जी नहीं होता लागू। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो आपने देखा होगा कि व्हिप जारी कर दिया जाता है, कि पार्टियां व्हिप जारी कर देती हैं कि भैया हमारा ये कैंडिडेट है और आपको इसी को वोट देना, अगर नहीं देंगे तो आप व्हिप का वायलेशन हो जाएगा, व्हिप का उल्लंघन हो जाएगा, और अगर आप करेंगे तो आप डिफेक्टर माने जाएंगे। वी नो दिस थिंग, आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रयोग बट वीपी के इलेक्शन में नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति अपनी कॉन्शियस, अपने विवेक के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव में हिस्सा लेगा और अपनी कॉन्शियस के अनुसार वोट देगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए राज्यसभा का जो चुनाव और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी व्हिप का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी पार्टी और हर एमपी को स्वतंत्रता होगी कि अपनी चेतना के अनुसार, अपनी कॉन्साइंस के अनुसार, अपनी कॉन्शियस के अनुसार मतदान करेगा। व्हिप का पालन करना इट्स नॉट कंपल्सरी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी वीपी न्यूज़ में फ्रिक्वेंटली आ रहा है तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए इसे आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ना कि विनर बनने के लिए 50% ऑफ वैलिड वोट्स एटलीस्ट ये जीतने पड़ेंगे, है ना? 50% ऑफ वैलिड वोट से अधिक आपको मिलना चाहिए तो आप सेलेक्ट होंगे। एंड 5 इयर्स के लिए आप पद पे रह सकते हैं,
एंड वेरी इंपॉर्टेंट, किस डेट से, ये 5 साल आप किस डेट से काउंट करेंगे? उस तिथि से करेंगे जिस दिन आप अपना पद ग्रहण करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पद ग्रहण करने की तिथि से 5 साल तक वो अपने पद पर रहेगा। और राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हम कहते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, सभापति होते हैं वो। तो देखिए, अगर आपको कोई भी कंप्लेन है या कोई आपको शिकायत है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, तो आप कहाँ जाएंगे, कहाँ शिकायत करेंगे? तो आंसर है जी, ओनली एंड ओनली विद सुप्रीम कोर्ट आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, और कहीं नहीं। अभी कब चुनाव हो रहा है इसे आप पढ़िएगा। 2 कैंडिडेट्स हैं, मैं उनके बारे में बता दूं। एक हैं श्री सीपी राधाकृष्णन, उनका पूरा नाम है चंद्रपुरम पन्नू स्वामी राधाकृष्णन। ये प्रेजेंट में गवर्नर हैं महाराष्ट्र के। इससे पहले झारखंड के भी गवर्नर रह चुके हैं, तेलंगाना का भी चार्ज इनके पास था, पुडुचेरी का भी चार्ज था, कोयम्बतूर से 2 बार एमपी हो चुके हैं 1998 और 1999 में। इस प्रकार से ये दूसरे कैंडिडेट हैं श्री वोच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी, ये विपक्ष की उम्मीदवार हैं, ठीक है। हम जानते हैं बीजेपी और गैर बीजेपीआई, दैट इज कांग्रेस, ये 2 ही पार्टियां हैं, ठीक है ना। तो इस अलायंस के इन दोनों पार्टीज के अपने अपने 2 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। अब जीतता कौन है ये तो हमें रिजल्ट वाले दिन ही पता लगेगा। हालांकि चांसेस तो हैं कि चंद्रपुरम पन्नू स्वामी राधाकृष्णन जी के, ठीक है।